वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आए हैं और बात करेंगे महाज की, जो कि बहुत ही गर्म है, सियासी महाज गर्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होगी या नाकाम, इसका फैसला आज हो ही जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। हाँ जी, और हुकूमत और अपोजिशन दोनों कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन क्या नाराज़ अरकान इनको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जबकि नाराज़ अरकान ने अपोजिशन से मुलाकात करके अदम एतमाद की तहरीक में ताउन की दरख्वास्त भी की है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ और मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान ने आज़ाद रुकने सूबाई असम्बली नवाब असलम रईसानी से मुलाकात भी की है। जी हाँ, और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि असलम रईसानी ने नाराज़ अरकान की तहरीक की हिमायत करने का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने कहा है कि नाराज़ जो अरकान है PDM का हिस्सा नहीं है, बल्कि PDM साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। हाँ जी, और तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी समेत बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत वज़ीर आला जाम कमाल को हासिल है। तो दावे दोनों तरफ से ही बिल्कुल किया जा रहा है, सही मामला है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लियाकत शाहबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तानी सियासत में वैसे रिवायत है, समझा भी यही जाता है कि तब्दीली की हवा जब चलती है तो वो बलूचिस्तान से चलती है। आपको लगता है कि दोबारा हालात कुछ ऐसे ही हो रहे हैं? अगर वाकई यही रवायात रही है तो इस दफ़ा जो है रवायात जो है तब्दील होने जा रही है। अच्छा। और बलूचिस्तान में कोई और तब्दीली नहीं आ रही। हाँ, इतनी तब्दीली ज़रूर आई है कि 3 सालों में बलूचिस्तान में कारकर्दगी बेहतर हुई है, काम अच्छी हुई है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। पास्ट में जो बलूचिस्तान में करप्शन का एक बदनुमा धब्बा गवर्नमेंट पे लगा रहता था, उसको एक हद तक मिटा दिया गया है। ये तब्दीली है और ये तब्दीली इंशाल्लाह अगले 2 साल भी जाम कमाल साहब जारी रखेंगे। सही। तो शाहबानी साहब, गुज़श्ता रात नाराज और अपोजिशन जमातों के अरकान के इजलास में देखें तो 36 अरकान ने अक्सरियत वाजे कर दी थी, जबकि वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी के लिए वो तो 33 वोट दरकार हैं सिर्फ। इशाइये का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें चूंकि 24 तो अपोजिशन अरकान हैं, 14 हमारे नाराज रुफका हैं, जिनमें कुछ वहां पे मौजूद नहीं थे। गो कि उनका नाम गिनवा कर जो है दावा जरूर किया गया। हमारा भी ये दावा है कि हमारे साथ अक्सरियत है, और बिल्कुल ये दावा नहीं, ये वाज़े मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। अब जो तादाद है, जो स्ट्रेंथ है, वो इशाइये पे, जोराने में, चाय पार्टी में, पिकनिक पे सब दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ आते जाते हैं, वहां से वो डिटरमिन नहीं होता। अक्सरियत डिटरमिन होगी जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी। उस वक्त, उस दिन अगर ये मतलूबा तादाद मौजूद हो, उसको आप दावा कह सकते हैं, उसको आप रियलिटी कह सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंतखाबात आपने देखे होंगे, बहुत सारे अदम एतमाद की तहरीकें देखे होंगी कि लोग आपके पास लंच पे मौजूद होंगे, नाश्ते में मौजूद होंगे, और जब वोट ज़मीर का वक्त आ जाता है, तब दिल और ज़मीर का, उसूल का, इंसानी रूह का, इंसानी ताल्लुक का जो डिसाइसिव मोमेंट आती है, तो उस वक्त जो है लोग बड़ा सोच समझ के अपना फैसला करते हैं। और सोच समझ अक्सरियती अरकान का ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, उन्होंने बलूचिस्तान को 3 सालों में मुश्किलात से निकाल के तरक्की की शारा पे गामजन किया। तमाम MPs को उन्होंने रिगार्ड किया, सबके हलकों में डेवलपमेंट की स्कीमात दिए, मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए, फिर उनकी जमात का सरबराह है, उसको देखते हुए जो अक्सरियत है वो इंशाल्लाह उस दिन आप खुद देखेंगे कि वो हमारे साथ होगी। और सिर्फ ये मैं जो नाराज अरकान है उनकी हद तक बात नहीं कर रहा, अपोजिशन के सफ़ों में भी ऐसे बाज़मीर लोग मौजूद हैं जो इस अमल को बरतते हैं। खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं, तो किसी मतलब के नंबर्स की वजह से ही आप मुतमईन होंगे? आपकी कैलकुलेशन भी कुछ होगी, तो आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक नंबर्स गेम क्या कह रही है? कितने अरकान आपके साथ हैं, कुछ बता सकते हैं आप? जो अक्सरियत है वो जाम कमाल साहब के साथ है, और अभी बहुत देर नहीं, आज तो एक फेज पहला ये होगा कि जिन 14 अरकान ने साइन किए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, वो या उनके दीगर रुफका वो तादाद पहले इन फिजिकल उनकी प्रेजेंस रिक्वायर होगी, पूरा करेंगे। उसके बाद जो है 24 से 30 अक्टूबर के दरमियान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग के लिए असम्बली का सेशन तलब किया जाएगा और मैदान लगेगा, मैदान सजेगा। आप देखेंगे कि उनके पास
अक्सरियत नहीं है। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इंशाल्लाह आपका जो रिपोर्टर कोयटा से आपको रिपोर्ट कर रहा होगा उस वक्त वोटिंग के बाद, जुमला याद रखिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन हैज बीन डिफीटेड। इस करारदाद को शिकस्त हो गई। आपका तो शहबानी साहब, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए काबीना अरकान कितने मुतहरक नजर आ रहे हैं, या उनमें से कुछ अरकान हैं जो तहरीक अदम एतमाद का साथ दे रहे हैं? कैबिनेट के अराकीन जो है 27 तो हमारे साथ हैं अक्सरियती, 14 उनमें नाराज हैं, लेकिन उनको मनाने के लिए जो हमारे अराकीन हैं वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और कोशिशों का सिलसिला जारी है। और सीएम साहब जो है खुद भी फर्दन जो नाराज अराकीन हैं, उनमें कोई 9 ऐसे अराकीन हैं कि जिनके पास खुद तशरीफ़ ले गए हैं और उनके जो रिजर्वेशन थे वो सुने, एड्रेस भी कर लिया गया है। और हम बहुत पुरुमीद हैं अपने उन दोस्तों से कि वो अपनी जो उनके पार्टी के कायद हैं, जाम कमाल साहब सरबराह हैं जमात के, उनके वज़ीर आला हैं, 3 साल बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही है। बलूचिस्तान के लिए जो है सब ने मिल के बड़ा खिदमत किया है। तो वो जो हमारे दोस्त हैं, इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होगा आप खुद देखेंगे कि वो किस तरफ खड़े। अच्छा ठीक है साहब, आज जिस तरह से आप मुतमईन हैं कि ये जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक है वो सामने चल रही है और सारा मामला होगा, वोटिंग होगी, तो जाम कमाल साहब ही वज़ीर आला बनकर फिर से सामने आ रहे होंगे, तो फिर जाम कमाल साहब और हुकूमत कैसे इस बात को यकीनी बनाएगी कि आइंदा ऐसी नौबत ना आ रही हो कि इतनी मुश्किलात सामने आ जाएं, या फिर आज निकल गए तो फिर तो मुद्दत पूरी ही होगी, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है? देखिए, इंश्योर तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसा बार नहीं है। आर्टिकल 36 में अदम एतमाद की तहरीक की गुंजाइश भी है और रूल ऑफ प्रोसीडिंग एंड कंडक्ट के तहत उसका एक प्रोसीजर भी मौजूद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, उनके जो एड्रेस रिजर्वेशंस थे पास्ट में भी होते रहे, ये पहली बार नहीं है। और सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हद तक ये नहीं है, दीगर सूबों में भी आपने देखा होगा, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी आपने देखा होगा, बजट में भी कुछ दोस्त नाराजगी का इजहार करते हैं, रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, फिर उनके जो रिजर्वेशन है एड्रेस कर दिए जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी ये हुआ और वो मामला बिल्कुल ठीक हुए और दुरुस्त में जो बाकी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो रवा दवा है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी ये हुआ कि जाम साहब से एक आध दोस्तों के कुछ रिजर्वेशन शुरू में रहे, वो एड्रेस कर लिए गए और वो मसला हल हो गया। इस दफ़ा भी ये हल होगा। और बाकी डेमोक्रेटिक जो कल्चर है, जो नॉर्म है, पार्लिमानी सियासत है, हमारे कल्चर रस्म रिवाज हैं, उसके तहत बेहतर तरीका भी यही है कि जब दोस्तों के रिजर्वेशन होते हैं वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आके उसका इजहार करें, उसको एड्रेस भी कर लिया जाता है। कोशिश ये करेंगे, ये जो प्रैक्टिस इस दफ़ा अडॉप्ट किया गया कि नाराज हुए और फिर नाराजगी का इजहार मीडिया पे उन्होंने कर दिया, अदम एतमाद की तहरीक का पहले साथ देने का उन्होंने कमिटमेंट किया, लेकिन उससे अपोजिशन पीछे हट गई और फिर हमारे ही दोस्तों को अपोजिशन इस्तेमाल करते हुए साजिश के तहत उनको आगे लगा दिया और उन्होंने एक अदम एतमाद की तहरीक अपनी जमात के खिलाफ जमा कर दी। ये प्रैक्टिस जो है वाकई आई डू एग्री कि इसको हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल और ऐसी नौबत ही ना आए कि बात यहाँ तक पहुंचे और दोस्तों के जो रिजर्वेशंस हैं होते रहते हैं। घर में भी नाराजगी हो सकती है, पोजीशन में भी हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है, गवर्नमेंट में भी हो सकती है। तो ये ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें डे टू डे ये चलते रहते हैं। तो उनको इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे और आइंदा ज़रूर ये मेक श्योर करेंगे कि अगले 2 साल कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आगे कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो, लेकिन ऑपोजिशन और नाराज अरकान भी उतने ही मुतमईन है अपनी कामयाबी। उन्होंने तो वैसे शो किया है ना कि हमारे पास तो नंबर्स पूरे हैं, लेकिन बात लियाकत शहबानी साहब की भी दुरुस्त है कि ईसाइयों में अक्सर नंबर जो है वो ज्यादा ही निकल रहे होते हैं। जब वोटिंग होती है तो फिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाय की टेबल पर साथ बैठे होते हैं और बाद में वोट जो है वो कहीं और पर कास्ट किया जा रहा होता है। अच्छा, 5 मिनट पहले बाहर जब मीटिंग हो रही होती है तो नंबर्स और होते हैं, जब वोट्स होते हैं तो नंबर्स ही और निकल आते हैं। कुछ के तो वैसे ही मतलब माशाल्लाह इतने वोट लेकर आए होते हैं और उनको फिर अपना वोट कास्ट करना नहीं आता और वो आपको पता है रिजेक्ट भी हो जाते हैं ऐसे मौके पर। चलें इंतज़ार करते हैं, वक्त ही बताएगा कि जाम कमाल साहब वज़ीर आला हैं या नहीं हैं। और अब हमने एक और लड़ाई भी करनी है, वो लड़ाई हमने करनी है सर्दियों के, पता नहीं गर्म पानी के साथ करनी है, बल्कि मेरा ख्याल खुश्की के साथ कर लेते हैं।
कि खुश्की के साथ अब हमने किस तरीके से ये जंग करनी है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आती हैं, खुश्की जी बाल टूटना शुरू हो गए हैं, तो हमने क्या तैयारी करनी है? उसके लिए तलवार की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके मुख्तलिफ हथियार लाज़मी हैं। गर्म पानी के बिना हम रह भी तो नहीं सकेंगे। हमें सर्दी में गर्म पानी से नहाने की एक आदत होती है और वैसे भी हम ठंडे पानी से दूर भागते हैं, हाथ धोना मुश्किल लग रहा होता है। तो फिर आप अपनी बॉडी को या अपने सर को या अपने बालों को किस तरीके से आप ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, आप गर्म पानी से दूर रह सकते हैं, किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? ज़रूरत भी है कि नहीं है, और एक क्या ये मिथ तो नहीं है कि गर्म पानी से अगर आप सर धो रहे हों तो यही वजह होती है कि खुश्की जो है आपके बालों में जन्म ले रही होती है और आप परेशान रहते हैं। ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलते मौसम में जब सर्दी आ रही होती है, मर्द व ख़वातीन अक्सर बाल गिरने, उनके रूखे हो जाने, खुश्की की शिकायत जो है वो कर रहे होते हैं, और उसकी बड़ी वजह हमने तो यही सुना जी गर्म पानी को ही कहा जाता है। तो ये जान लेते हैं, सहरी जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये गर्म पानी अच्छा होता है बालों के लिए कि बुरा होता है? पहले तो मैं ये बता दूं। नीम गर्म पानी अच्छा होता है, खोलता हुआ पानी अच्छा नहीं होता, जिससे हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मिथ है कि सर्दियों के साथ जो है वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, खुश्की आ जाती है। असल में सर्दियों के साथ नहीं, सर्दियों के साथ जो हम अपनी रूटीन में तब्दीलियाँ लेकर आते हैं उसकी वजह से ये इश्यूज प्रोमिनेंट होते हैं। वो तब्दीलियाँ डाइट भी है हमारी उसमें कि हम डाइट कुछ ऐसी लेना शुरू कर देते हैं सर्दियों में, उसकी वजह से भी खुश्की और फिर ये बालों का झड़ना टूटना शुरू हो जाता है। डाइट है, हमारे घर का एनवायरनमेंट है जिसमें हम बहुत ज़्यादा हीटिंग सिस्टम, डिहाइड्रेशन जो कॉज करते हैं। ओके, मतलब आप हीटिंग सिस्टम से भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, लाइक हीटर चल रहा है आपके पास तो उससे भी हो सकता है। डेफिनेटली होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने सर को धोते हैं तो आपके जो स्काल्प में हेयर फॉलिकल्स हैं और आपके हेयर क्यूटिकल्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। उसमें जो नेचुरल नरिशमेंट के लिए ऑयल्स चाहिए वो भी उसमें से निकल जाते हैं। और फिर हमारी जो घर में एक्स्ट्रा हीटिंग सिस्टम होता है, पानी हम ऑलरेडी कम पी रहे होते हैं, फलों का इस्तेमाल कम कर देते हैं क्योंकि ठंड लगना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर बनती हैं इसमें कि बालों का बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्काल्प में सारा स्किन है, यानी कि स्किन इरिटेट हो गई है। अब स्किन जब इरिटेट हो गई है उसने बाल भी कम कर देने हैं, बालों को गिराना भी है, बालों की थिकनेस में भी कमी लेकर आनी है और फिर डैंड्रफ के इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, हम वैसे गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ना बहुत हमारा दौरानिया बढ़ जाता है शावर का भी, और हमारा दिल ही नहीं कर रहा होता कि हम निकल रहे हों, तो वो फिर खोलता हुआ पानी भी होता है, बहुत गर्म पानी भी होता है, उसके भी बहुत ज़्यादा असरात हो रहे होते हैं दौरानिया बढ़ने से भी। दौरानिया बढ़ने से असरात नहीं होते, लेकिन नीम गर्म पानी की जगह बहुत ज़्यादा गर्म पानी, इनिशियल जो है वो आप गर्म पानी से अपने सर धोएं, लेकिन अपनी रूटीन ये रखें कि आखिर में सर को यानी कि बालों को रिंस करने के लिए, धोने के लिए थोड़े से ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लें। वो होता यही है कि दौरानिया बढ़ता भी इसलिए है क्योंकि जो ना नहाने का दौरानिया वो भी बढ़ चुका होता है तो एक्स्ट्रा बालों में ऑयल आ जाता है। उसको करने के लिए लोग डबल शैम्पू करते हैं। डबल शैम्पू करने से भी स्काल्प में जो है वो डैंड्रफ बढ़ सकती है क्योंकि स्काल्प में से जो आपको चाहिए हैं ऑयल्स, वो आपके ऑयल्स निकल जाते हैं। अच्छा, एक तो गर्म पानी की वजह से हो गया या फिर हीटिंग सिस्टम आपके घरों में नस्ब है उस वजह से हो गया, लेकिन एक शैम्पू भी बार बार करना, क्या वो भी डैंड्रफ की वजह हो सकता है कि हम बार बार शैम्पू कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम वॉश कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल पानी से ही क्यों नहीं है, किसी भी अदर शैम्पू से क्यों नहीं है, तो क्या वो भी रीज़न हो सकती है? वो भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि जो शैम्पू है या इवन फेस वॉश आपके होते हैं, अब इसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी तो है कोई नहीं कि इनको पता हो कि नेचुरल ऑयल्स मैंने छोड़ देने हैं और बाकी के निकाल देने हैं। डर्ट और ऑयल और जो एनवायरमेंटल हमारी एक वो होते हैं, गंद होते हैं, हमारे स्काल्प में आते हैं, चेहरे पे आते हैं, वो इन चीज़ों को निकालते तो ज़रूर हैं, साथ नेचुरल ऑयल भी निकाल देते हैं। अब वो नेचुरल ऑयल डालने के लिए हम ऑयलिंग या हम हेयर मास्क या सीरम्स की एप्लीकेशन नहीं करते हैं, उनको हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम शैम्पू रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा आपका स्काल्प, आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है उतनी ज़्यादा समझ लें वो एक शॉक में चली जाती है जिसमें वो सीबम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जो बाद में फिर वो ऑयली, और सर्दियों में आप नोट करें उन लोगों के भी बाल ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं जिनकी रूटीन में बाल ऑयली नहीं होते। ठीक है। अच्छा, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं शैम्पू को लेकर भी कि जी के एक ये है कि जी कि एक शैम्पू आपको सूट कर रहा है तो ज़िंदगी भर उसको लगाते रहें, दूसरा ये कि नहीं, आपको बहुत जल्दी चेंज करना चाहिए, एक शैम्पू पर नहीं रहना चाहिए। आप किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ? मेरा ख्याल है कि अगर शैम्पू आपको सूट कर रहा है उसके साथ स्टिक रहें, लेकिन एज के साथ साथ कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, कोई हेल्थ की वजह के साथ अगर बालों में कोई मसला आ गया तो उस मसले के अकॉर्डिंग फिर आप एडवाइस लेके कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, या सिर्फ शैम्पू नहीं उसके साथ कोई और सीरम है, कोई मास्क है, कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है आपके रेगुलर शैम्पू के साथ,
तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत घर में बड़े भी कह रहे होते हैं कि आपकी डाइट अच्छी होगी तो बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी या आप फ्रेश रहेंगे। बालों के साथ कितना आप रिलेट करेंगी डाइट को, कि कोई ऐसी डाइट्स हैं जो आपके बालों को अच्छा कर सकती हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है या फिर डैंड्रफ खत्म हो सकता है? उसमें सप्लीमेंट्स आपके होने चाहिए डाइट में पूरे, विटामिन्स आपके पूरे होने चाहिए। विटामिन ए आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड, फिर बायोटीन, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मछली से प्रोटीन्स बेसिकली जिसमें ज़्यादा होते हैं, उन चीज़ों से। गाजरों का सीज़न आ रहा है, विटामिन ए गाजरों में बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा खाएं, उनका जूस पिएं। तो ग़िज़ा जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना बाकी चीज़ें। इनफैक्ट सर्दियों में जो हम अपने साथ बालों के साथ करते हैं, ये ज़्यादती करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें जो है वो खुराक के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, डैंड्रफ या खुश्की हम कह लें तो इसका कोई फौरी इलाज भी है या फिर कोई आहिस्ता आहिस्ता ही इलाज होगा? नहीं जी, इसका फौरी इलाज है, पिछली दफ़ा भी मैंने शो में आके बताया था। अच्छा, वो जो है ना वो एक राज है, वो राज आपको जो है ना ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है खुद ही बताएंगे कि आप आएँ, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन मतलब फौरी इलाज है और हमेशा के लिए छुटकारा है ना? हमेशा के लिए छुटकारा। अच्छा, ये इलाज हमारे पास, इसका कोई और असरात नहीं होता कि बाद में बाल गिरना शुरू हो जाए ट्रीटमेंट से? आपकी डैंड्रफ खत्म होगी, स्काल्प की हेल्थ बढ़ेगी, आपकी स्किन जो है सर में, उसकी जो सर की जिल्द भी बहुत ज़रूरी है, जैसे चेहरे की जिल्द बहुत ज़रूरी है, उसकी जब हेल्थ बढ़ेगी तो आपके बालों में खुद ही इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, बालों की लेंथ फौरन बढ़ जाए और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें, ये भी कुछ ऐसा? एक्सटेंशंस उसका हल है। एक्सटेंशंस भी है, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। जो चीज़ें आप अब स्काल्प के लिए हम ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, इसी तरह बालों के लिए भी ट्रीटमेंट है। जब ओवरऑल बाल ठीक होंगे, आपकी हेल्थ ठीक होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो बालों की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग इसको अनएड्रेस छोड़ देते हैं कि मेरे साथ तो बचपन से ये प्रॉब्लम है, तो ये 2-3 माह के लिए मेरे साथ ऐसे ही होता है और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि इस तरह से ना करें, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद वो मसला इतना बढ़ जाता है कि फिर या तो विग्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। तो हम डाइट अच्छी कर लें या फिर हम अपने पानी को, जिस तरह हम आपने कहा कि ठंडा पानी यूज़ करें, तो इन चीज़ों से हम मतलब बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, नींद का भी बाकायदा ताल्लुक है बालों के साथ? नींद का ताल्लुक अब किसी चीज़ के साथ रह नहीं गया, वैसे हर चीज़ के साथ होता है। जैसे आंखों के गिर्द हल्के हैं तो मेकअप भी है और आई सीरम्स भी मौजूद है। जितनी नींद आप ज़्यादा ले सकें, 7-8 घंटे की नींद रोज़ाना जो है वो एक बेहतर हेल्थ की तरफ लेकर जाती है। सिर्फ सर के ऊपर अगर हम फोकस रखें तो बाकी बॉडी के ऊपर भी जो है वो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, आजकल बाल कम हो जाने की वजह से लोग जो है वो पैचेस लगवा लेते हैं या फिर एक्सटेंशन जिसको आप कहते हैं वो करवा लेते हैं। वो आपके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, या फिर आपको आपकी स्किन टिश्यूज़ को या फिर जो सर के अंदर की आपकी स्किन है उसको कितना डैमेज कर सकती है? क्योंकि मैंने 1-2 केसेस देखे कि बाद में इरिटेशन फील कर रहे होते हैं कुछ इस तरह का। तो ये बेहतर है या फिर गंजा रह लेना बेहतर है? गंजा रह लेना अगर तो बाय चॉइस है तो वाई नॉट, लेकिन जो एक्सटेंशंस की आपने बात की है, पहला तो ये कि जो मैंने अपने अराउंड देखा है कि लोग हर एक को एक्सटेंशंस लगा देते हैं। हर क्लाइंट एक्सटेंशंस के लिए सूटेबल नहीं होता। हम उसमें बालों की और स्काल्प की हेल्थ को देखते हैं, उसके बाद एक्सटेंशंस लगाते हैं। तो उसमें जब एक्सटेंशंस अगर किसी ऐसे बंदे को लगा दी जाए कि जिसके बाल वीक हैं, उसका स्काल्प हेल्दी नहीं है, तो उसका रिजल्ट यह निकलता है कि उसके बाल मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं और सही तरीके से ना लगाई जाए। फिर मेंटेनेंस के बारे में गाइड ना किया जाए। जब आप एक्सटेंशंस लगवाते हैं तो वो मेंटेनेंस भी उतनी ही मांगती हैं। अच्छा, एक्सटेंशन से मतलब आपका स्कैल्प के अंदर बाल लगाना है ना, ये मैं जो कहना चाह रही हूँ? नहीं, बाल के ऊपर बाल लगाना है एक्सटेंशन में। ऊपर बाल, ये वो तो ट्रांसप्लांट हो गया ना? नहीं, ट्रांसप्लांट तो है वो आपके नेचुरल, इवेंचुअली नेचुरल बाल निकलेंगे। जो एक्सटेंशंस हैं वो बालों के ऊपर बाल लगाए जाते हैं, सिंथेटिक यूजुअली। लेकिन वो भी सूटेबल नहीं है सबके लिए, वो भी हर एक के लिए सूटेबल नहीं है। आईलैश एक्सटेंशन है, हेयर एक्सटेंशन है, उसमें इसीलिए हम प्रॉपर कंसल्टेशन देते हैं पहले, कि हम पहले क्लाइंट को ये गाइड करें कि जस्ट बिकॉज आप एक जगह पे वॉक इन किए इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल भी है, ये मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होंगे, उसके बाद दिन पता चलेगा कि आप टेस्ट नहीं, साथ एक फेस टू फेस कंसल्टेशन में क्लैरिटी आ जाती है। हमें बता दें यहाँ पर जो लोग आपको सुन रहे हैं कि कैसे पता लगे कि उनके लिए शायद ये शैम्पू बना हुआ है, कैसे एक आम आदमी खुद से ये फैसला कर सकता है कि मुझे ये सूट कर रहा है? वो जो सूट करने की डेफिनेशन है वो क्या होगी?
सूट करने की डेफिनेशन, अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप, ये तजर्बा है अब, अगर या तो आप सबसे सेफ चीज़ ये है किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी हेयर एक्सपर्ट के पास जाएं, वो आपको एक दफ़ा में बता देंगे कि ये चीज़ सूटेबल है। वरना फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर अगर हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, तो उनके जितने शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं वो ला के 2-2 हफ्ते लगा के देंगे। अदरवाइज आपके बालों का अच्छा, उससे बेहतर है कम खर्चा आएगा, कम खर्चा आएगा, चले उससे बेहतर ये कि आप किसी के पास चले जाएं। ये ठीक है, ये अच्छा तरीका है वैसे, ये बेहतरीन तरीका है। अच्छा, हमने नीम गर्म पानी से सर को धोना है, सर्दियों के अंदर अपनी खुराक को बेहतर रखना है और डिहाइड्रेट नहीं होना है। ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमने फॉलो करना है। सरिश, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे वक्त का आप हिस्सा बनी, और हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे